हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मैं अपने नोट्स आप तक प्रोवाइड करवाने वाली हूं, जो मैंने 2-3 बार पढ़ के बनाए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, इसमें आपका ही फायदा है। पॉलिटी की सेकेंड क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पॉलिटी की सेकेंड क्लास लेने वाले हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो मैं करा दूंगी। ठीक है, salient features of Indian Constitution। एक सेकेंड। ओके, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, बोलती जाऊंगी, आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो सबसे पहला है कि इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले कहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया था? तो यूएसए में आया था, और प्रियम्बल भी यूएसए में के कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी। ठीक है, प्रियम्बल भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट क्यों कहा जाता है? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पार्टीशन में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। मैंने बहुत आराम से याद कर लिया था, ये मैं आपके लिए जो भी ट्रिक बना रही हूं बनाऊंगी। तो ये तीन चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड कीवर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। 60 कंट्रीज से इसको डिराइव किया गया है, और 1935 के एक्ट से भी कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे कि फेडरल सिस्टम, पब्लिक सर्विस कमीशन और जुडिशरी, ऐसे कुछ करके 1935 के एक्ट से भी लिए गए हैं। और 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो क्या कहा जाता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नंबर थर्ड है इट इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, तो ये दो कीवर्ड्स हैं। इट इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेंडमेंट होते हैं, संवैधानिक संशोधन होते हैं, तो जो अमेंडमेंट होते हैं उसमें हमें कई बार बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल मेजोरिटी, आपने सुना होगा सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, और कहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से अमेंड किया जा सकता है। तो इट इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन हैं तो वो या तो फ्लेक्सिबल है या तो रिजिड है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है और सिंपल मेजोरिटी की भी जरूरत होती है। बहुत आसानी से भी हो जाता है और मुश्किल भी आती है। तो ये थे तीन जिनको आपको एक साथ याद करना है। नंबर 1 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, अगर आप कीवर्ड देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इट इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपको याद हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है, 4 को हिंदी में क्या कहते हैं? चार। 4 को हिंदी में क्या कहते हैं? चार। और इसको क्या पढ़ेंगे? पार। इसको क्या पढ़ेंगे? पार। और इसको क्या कहते हैं? चार। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम,
पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। नंबर 5 में क्या आता है? तो 5 को इंग्लिश में किस शब्द से 5 की स्पेलिंग स्टार्ट होती है? एफ से। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ठीक है। फेडरल का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। जो यूनियन, सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिवीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं। हमारा जो स्केड्यूल 7 है, जिसमें सारी लिस्ट के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, फेडरल सिस्टम के बारे में बात की गई है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फेडरल सिस्टम मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है। 6 नंबर पे 6 का आधा कर दो। ठीक है। 4 को हिंदी में क्या कहते हैं? 4, और 4 से याद रखना है पार। 5F, 5F फेडरल सिस्टम। 1-2 बार याद करोगे तो भूलेगा नहीं। और 6 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 3। तो 3 टियर सिस्टम, 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल पे गवर्नमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? 3 टियर सिस्टम कहेंगे। नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि जो 7 है, 7 से क्या आएगा? सेक्युलर। 7 से क्या आएगा? सेक्युलर। 7 सेक्युलर, 7 सेक्युलर। ठीक है। 5 फेडरल, 7 सेक्युलर। 5 फेडरल, 7 सेक्युलर। ठीक है। तो 7 से क्या आएगा? सेक्युलर। और 8 से आएगा इमरजेंसी। 8 इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है। 5 से फेडरल, 4 से पार, 7 से सेक्युलर, 8 से इमरजेंसी। ठीक है। 8 से इमरजेंसी। 9 इन, एक जैसे हैं, थोड़ा मिलते जुलते। 9 इन। आपको पता है कि जो हमारा स्टेट है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते चलते हैं। जो हमारा स्टेट है वो सेक्युलर है। इसने सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी है, किसी एक रिलीजन को हमने नहीं अपनाया है। ठीक है। हमारा एक रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान जैसे है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम स्टेट है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया में सारे जो रिलीजन है वो बराबर है। इनको समान, बराबर का दर्जा दिया गया है, समान रिस्पेक्ट दी गई है। तो हमारा स्टेट जो है वो सेक्युलर स्टेट है। इमरजेंसी प्रोविजन हम पढ़ेंगे आर्टिकल 352 टू 360। इमरजेंसी प्रोविजन हम पढ़ेंगे कैसे नेशनल इमरजेंसी कब होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होती है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है। तो हमारे जो 8 जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। 8 से इमरजेंसी। 9 से इन वर्ड याद रखना, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। 9 से याद रखना है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। 9 इन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो 9 इन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। और इससे एक चीज और याद रखना, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो दंड देती है, जो कार्यवाही करती है, जो डिस्प्यूट्स को डिसॉल्व करती है। ठीक है। 10 में एक चीज और याद रखना, 9 से इंडिपेंडेंट, 9 इन, तो 10 से भी इंडिपेंडेंट, ठीक है। 9 से इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, 10 से इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई भी अपने जुडिशियल सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकता है।
कि आप ये डिसीजन चेंज करिए या आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। सारे जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हाईएस्ट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके बाद लोअर कोर्ट है। तो हाई कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक जो ये सिस्टम है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और यही जो है वो क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इसे ही कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। 10 हो गए और पता भी नहीं चला। ठीक है, सबसे पहले lengthiest and written constitution, it is lengthiest and written constitution. Secondly, it is derived from various sources. Third, it is blend of flexibility and rigidity. हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ली। 3, 4 से आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, 5 से फेडरल सिस्टम, 6 का हमने आधा कर दिया तो 3 टियर गवर्नमेंट आ गया, और 7 से सेक्युलर आ गया, 8 से इमरजेंसी आ गया, और 9 से क्या आ गया? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, और 10 में भी इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। 10 याद हो गए और पता भी नहीं चला। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें तो सबको याद रहती हैं, अगर पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 3 चीजें सबको याद रहती हैं, और वो 3 चीजें क्या हैं? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 चीजें जो होती हैं वो सबको याद रहती हैं। तो 11, 12 और 13 में यही है। ठीक है, 14 और 15 को थोड़ा सा 15S आता है, तो इससे याद रखना सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, और एक तो याद कर ही सकते हो वोटिंग सिस्टम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये आप याद कर सकते हो। सिंगल सिटीजनशिप एस से ले सकते हो, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इस तरीके से कोई ना कोई ट्रिक, क्योंकि एक साथ अगर आप 15 ऐसे देखोगे, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक साथ आप 15 देखोगे तो आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस तरीके से आप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कह के क्रिटिसाइज किया गया है? नंबर 1 तो है कि इट इज एलिफेंटाइन साइज। आपको पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंदी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है, कितना टाइम लगा? ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंदी है, तो इसको क्या कहा गया है? एलिफेंटाइन साइज। इसको क्या कहा गया? एलिफेंटाइन साइज। नंबर 2, आपको पता है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, लास्ट वीडियो में मैंने धोखे से 1949 तो कहा था, लेकिन 1948 लिख दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बनी 1946 में, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? 7 मेंबर कमेटी थी। 7 मेंबर कमेटी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, तो
तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कई सारी कमिटीज बनी, उनमें से किसी में भी गांधी जी ने पार्ट नहीं लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गांधी जी नहीं थे। तो दूसरा क्या याद रखना है कि इट इज अनगांधीयन। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें गांधी जी के विचारों को नहीं लिया गया। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है तो वो गांधी जी के विचारों पर ही है। गांधी जी ने कहा था कि सारी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। तो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो हमारा म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, 73rd एंड 74th आर्टिकल, तो वो गांधी जी के विचारों पर ही है। ठीक है, तो इट इज अनगांधीयन ऐसा कहा जाता है, क्रिटिसाइज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। नंबर 3 इसको कहा गया है कि इट इज एंटी इंडियन। क्या कहा गया है? इट इज एंटी इंडियन। क्यों कहा गया है? लोगों का कहना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टील किया गया है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत आसानी से इसको बताया है कि इट इज नॉट स्टीलिंग, इट इज रैनसैकिंग। रैनसैकिंग का मतलब है कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60 कंट्रीज से भले ही डिराइव किया गया हो, उनको पढ़ने के बाद हमने बनाया हो, लेकिन हमने बनाया अपनी जरूरत के हिसाब से ही है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रैनसैकिंग का मतलब ही होता है तोड़ना मरोड़ना। तोड़ना मरोड़ना। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो ऐसा क्रिटिसाइज करने वालों का कहना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंटी इंडियन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एंटी इंडियन है। चौथा क्या कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 की कॉपी है। ठीक है, 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, 1935 का जो एक्ट है उसकी कॉपी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं था। 1935 की कॉपी नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इससे कुछ चीजें ली जरूर गई हैं, लेकिन सेम वैसी ही बात हो गई जैसे इसको एंटी इंडियन कह दिया गया, और कह दिया गया कि ये जो 60 कंट्रीज से डिराइव किया गया है, तो ये जो है कॉपी बना दी गई है एक सारे, और इसीलिए ये इतना लेंदी है। तो ये सब आपको पता ही है कि कॉपी नहीं है। तो एलिफेंटाइन साइज, अनगांधीयन, एंटी इंडियन और 1935 के एक्ट की कॉपी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी क्लासेस आप तक पहुंच सकें टाइम टू टाइम। और तब तक के लिए जय हिंद।